अब हम काइनेमेटिक्स के दूसरे सेगमेंट की बात करेंगे। वो है हमारे पास मोशन इन 2 डायमेंशन, या फिर आप बोल सकते हो मोशन इन प्लेन, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, सब एक ही मोह माया है। तो यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट इस तरीके से होगा कि 2 डायमेंशन उसकी चेंज होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे आगे समझने से पहले कुछ टर्म्स आगे यूज़ होगी, हम उनका जिक्र पहले ही कर देते हैं। एक यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली कितने टाइम के लिए बॉल या जो भी पार्टिकल है वो हवा में है, यानी उसकी टाइम ऑफ जर्नी कितनी है, हम वो बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा मैक्सिमम हाइट। हाइट बेसिकली जिस प्लेन पे मोशन हो रहा है, जिस ग्राउंड पे हो रहा है, उस ग्राउंड से मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है, वो हमारे पास रहेगी मैक्सिमम हाइट। हम बातें करेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी बस मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि कौन सी टर्म्स आगे यूज़ होने वाली। एक यहाँ पे नाम यूज़ होगा रेंज, और कहीं जगह लिखा होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। रेंज जनरल टर्म्स में यही बोलते हैं कि जहाँ से पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है, यानी कि प्रोजेक्ट यानी सिंपल सा आप बोल समझिए फेंका है, जहाँ से आपने थ्रो किया है, तो वहाँ से वो कितना दूर जा सकता है, उसे हम बोलते हैं रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना दूर गया, वो बात करेंगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, यानी कि पार्टिकल ने जिस पाथ को फॉलो किया है उस पाथ, वो पाथ कैसा दिखता है, उसकी जो इक्वेशन होगी जिससे उस पाथ को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। बराबर है। मोशन इन 1D यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये बोल रहा है कि आप कैसा भी मोशन हो, यदि आप 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ले रहे हो, यानी कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहती है। उस एक चीज़ का असर दूसरी डायरेक्शन पे नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी कि पार्टिकल को यदि मैं इधर वेलोसिटी दी है, या इधर के साइड में जो भी वेलोसिटी है, जो भी मोशन है, इधर का मोशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशन के साथ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इधर का कम ज़्यादा होगा तो उसको इधर वाले से कोई लेना देना नहीं है, एंड वाइस वर्सा। ये हमारे पास यदि ये पता चल गया कि भाई ऐसा होता है, तो मैं मोशन को यहाँ पे 2 डायमेंशन चेंज होने वाली, तो मोशन को 2 डिफरेंट डायमेंशन में मैं सॉल्व करूँगा। 2 अलग अलग डायरेक्शन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो उनको सेपरेटली सॉल्व करूँगा, और दोनों के हिसाब से फिर कंबाइन चीज़ें कर दूँगा। समझ में आ रही कैसे करना, अभी करके दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन समझ में आ गया ना इस पूरे सेगमेंट में हम करने क्या चाह रहे हैं, ठीक है, और हमारी अप्रोच क्या रहेगी। बराबर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब अपन बात करते हैं प्रोजेक्टाइल में एक बहुत ही सिंपल सा जनरल केस अपन डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ से एक बॉल को मैं इसे ओरिजिन मान लेता हूँ यहाँ से, और ये वाला लाइन ग्राउंड मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इस ग्राउंड से एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया है। मान लेते हैं कि जो प्रोजेक्शन की जो आपके पास स्पीड है, यू स्पीड के साथ आपने प्रोजेक्ट कर दिया है थीटा एंगल पे, यू स्पीड के साथ थीटा एंगल पे। तो जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया ना, इस तरीके से आपके पास बॉल ऊपर जाएगी और आगे भी जाएगी, और ये वो पॉइंट होगा जब पार्टिकल आपके पास या जो बॉल है वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे, जिसको मैंने कैपिटल H लिखा है, और यहाँ आके वापस ग्राउंड को हिट कर रही है, तो ये O, इसे पॉइंट बोल देता हूँ A, इसे B। तो O से जर्नी स्टार्ट हो रही है, A पे जब पार्टिकल पहुँच रहा तो मैक्सिमम हाइट पे, B पे आया तो वापस ग्राउंड को हिट कर गया। तो O से लगा के B तक का जो टाइम है ना, दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे आप कैपिटल T से लिखते हो। तो कैपिटल T क्या होगा, O से पार्टिकल A पे जाएगा, A से B पे जाएगा, इस पूरे को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पूरी जर्नी का जो टाइम होगा उसे बोलेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल कितना दूर तक चला गया, तो वो O से B तक को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है डायरेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज R। बराबर है। और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं कैलकुलेशन के लिए x मान लेता हूँ, और ये वर्टिकल डायरेक्शन को y मान लेता हूँ। ये आपके पास ग्राफ नहीं है, एग्जैक्ट पाथ है। समझ में आ रही बात। मैंने ये वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसका पाथ बनाया कि इस तरीके से इस पाथ को फॉलो किया जाएगा।
अब हमें जो जनरल पैरामीटर निकालने होते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं पैरामीटर की बात कर रहे होते हैं अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट की, मैक्सिमम हाइट की, रेंज की, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन की। इन सबको इस जनरल सिचुएशन में अपन कैलकुलेट करते हैं, ताकि बाकी कुछ और भी मॉडिफाई होगा तो आप आगे से ऐड कर सकते हो। बराबर है। अब जनरली होता है कि यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है डाउनवर्ड में। एंड डाउनवर्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन पता है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है जी। और पार्टिकल की आपने यू स्पीड पे फेंका है तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ये जो हमारे पास जो भी इनिशियल वेलोसिटी है, यू वेक्टर दिया, आपके पास यू स्पीड है, तो इस यू के दो कंपोनेंट लिख सकते हो। एक हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा। वेक्टर के कंपाउंड लेना आपने वेक्टर वाले टॉपिक में देख रखे हैं जे के। तो मैं इनिशियली ये जो स्पीड दी ना, यू स्पीड से थीटा एंगल प्रोजेक्ट किया, इसे मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। और वेक्टर मैंने दो स्टैंडर्ड डायरेक्शन लिए जो मेरे लिए एक्स और वाई लिए, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो दोनों को सेपरेट देखूँ। ज़रूरी नहीं कि आप इधर ही लो एक्स एंड वाई, किसी का मन करे किसी और डायरेक्शन में भी लिया जा सकता है, बट दोनों परपेंडिकुलर लोगे तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे और क्या लग सकता है, एयर ड्रैग लग सकता है, मतलब आपके पास एयर रेजिस्टेंस होता है, हम उन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो वो आपके पास जी, और वो क्या है? माइनस का जे केफ, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ माइनस जी जे केफ, चलेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। अब हम बात करेंगे किसी मोमेंट पे यदि आपको वेलोसिटी लिखनी पड़े, ठीक है, तो वो वेलोसिटी आप कैसे लिखोगे? किसी भी मोमेंट पे यदि आपको वेलोसिटी लिखनी पड़े वी वेक्टर। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? चेक करके देखो। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन चलेगी। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई टी। समझ में आया कि नहीं? तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज कर, किसी भी मोमेंट पे यदि आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी इस इक्वेशन के थ्रू, एक बार पुट करके देखते हैं ये इक्वेशन कितनी बढ़िया दिख रही है। तो ये आएगा आप पास यू कॉस थीटा आई कैप प्लस, अब आप एक्सेलरेशन, ये पहले दूसरी वैल्यू आएगी यू साइन थीटा, ये वाली जे कैप, और इधर से भी जब टी से मल्टीप्लाई हो एक माइनस जे कैप वाली एक और कम आएगी, तो मैं ऐसे में जे कैप कॉमन ले लूँगा तो आएगा जी टी, और ये पूरे में जे कैप। इस इक्वेशन को आराम से देखिए। इस इक्वेशन में दो कंपोनेंट की बात करने वाला हूँ मैं। एक आपके पास एक्स कंपोनेंट, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट चेंज हो रहा होगा, एक कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा। आई वाला कंपोनेंट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जे वाला कंपोनेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। रीज़न आपके पास, हाँ, एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। यदि एक्स में भी एक्सेलरेशन होता है वो चीज़ चेंज हो जाती है। तो अब वेक्टर फॉर्म में तो इक्वेशन है कभी भी लगा सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन टू डायमेंशनल मोशन में आप इसे स्केलर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते थे, आपको ये लिखने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। क्या कि सर देखो मैं आपको कुछ टैलेंट दिखाता हूँ मेरा। फाइन किसी मोमेंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन जी टी। ये जो लिखने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। हाँ, वन डायमेंशनल मोशन होता तो वहाँ प्लस माइनस के साथ लिख के इस चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ तुम्हारे पास प्लस माइनस वाला ऑप्शन भी चला गया। ठीक है,
तो आपको सिचुएशन समझ में आ रही होगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कि हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सिर्फ वेक्टर फॉर्म में यूज़ करनी है, स्केलर फॉर्म में बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, आप इस 2 डायमेंशनल मोशन को मैं एक तरीके से कर सकता था कि दोनों डायरेक्शन को मैं सेपरेटली काउंट करता हूँ। इसको 2 डायमेंशन को 2 टाइम्स 1 डायमेंशनल मोशन बोल सकता हूँ एक तरीके से, वो साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, यदि मैं एक्स डायरेक्शन को अलग से मैनेज कर रहा हूँ और वाई डायरेक्शन को आपके पास अलग से, उस केस में अगेन आप बिना आई कैप जे कैप के भी चीज़ें चला सकते हो। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। आप बोलोगे कि एक्स डायरेक्शन के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, इस वजह से एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल ही रहेगी, दैट इज़ यू कॉस थीटा। यदि आप वाई डायरेक्शन में बात करोगे तो वाई डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन मल्टीप्लाई विद टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब यदि मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव मान रहा हूँ तो आप पास इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड में यू साइन थीटा पॉजिटिव रहेगी, एक्सेलरेशन माइनस का जी रहेगा टाइम टी। इस तरीके से दोनों वेलोसिटी की बात कर सकता हूँ। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट, सॉरी ये एक्स कोऑर्डिनेट जो कि आपके पास किसी मोमेंट पे सपोज पार्टिकल यहाँ है मान लेते हैं, तो उसका एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, वाई कोऑर्डिनेट बताएगा वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकता हूँ, अभी यदि आपके पास स्पीड कांस्टेंट है तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकता हूँ, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम टी। सिमिलरली यदि आपको वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन करनी है तो वाई कंपोनेंट को लिख सकते हो आप पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप पास यू, तो ये आ गया यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस जी है तो ये आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको एक्स कंपोनेंट यानी कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में सेपरेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। आप जनरल फॉर्म में यूज़ करने में कोई आपत्ति नहीं, यदि कोई वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखना चाहता तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता, समझ रहे ना। आप इसे इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बिल्कुल चलता, कोई आपत्ति नहीं। यहाँ से एक्स एंड वाई दोनों एक साथ कंपोनेंट आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या नहीं चलता वो आपको सुना रहा ना, क्या आप लिख देते एक पार्टिकल की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं आएगी। ये बस बहुत ही छोटी छोटी बातें जिन पे मैं बार बार चाहता हूँ कि आपका ध्यान जाए। ठीक है, अब अपन को यदि कैलकुलेट करना, थोड़ा सोच के देखो, पार्टिकल यहाँ से क्या हो, आपने एक वेलोसिटी दी, एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल में आ गया, कितना आ गया यू साइन थीटा, और ये कंपोनेंट यू साइन थीटा पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में आगे ले जा रहा होगा, यानी कि इधर के साइड में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इधर पार्टिकल जो गया वो एक्स कॉस यू कॉस थीटा उसको इधर ले जा रहा है। इधर के साइड में इनिशियल में कुछ वर्टिकल वेलोसिटी है, दैट इज यू साइन थीटा। यू साइन थीटा पार्टिकल को ऊपर ले जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी डाउनवर्ड में एक्ट कर रही है, तो ये यू साइन थीटा धीरे धीरे कम होगा, और एक मोमेंट होगा जब आप पास ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, उसके बाद में पार्टिकल ऊपर जाना बंद हो जाएगा। तो उस मोमेंट पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा, वो कि ए पॉइंट है, उसके बाद दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट दोबारा से डाउनवर्ड में आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वापस अब वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ने लग जाएगा। यही नज़ारा होने वाला है। तो मुझे पता है कि ए पॉइंट पे यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, वहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ये सोचना गलत होगा। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में वो जीरो होगा। इस ए मोमेंट पे भी यानी कि ट्रेजेक्टरी के टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा।
तो पार्टिकल के पास इस तरीके से यूज कॉस थीटा तो हमेशा ही रहेगा। हाँ, लेकिन ए पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। और जितनी स्पीड से हमें जनरली फेंकते हैं वापस उसी हाइट पे आ रहा है ना ये, तो वापस से यहाँ बी पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा ही आएगी। कितनी आएगी? यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपाउंड तो बेचारा कभी चेंज हुआ ही नहीं, तो वो तो यू कॉस थीटा रहेगा ही रहेगा। अब आप इक्वेशन के थ्रू आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी बात करते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेना भाई आराम से, अपन एक दो अलग अलग तरीके से। एक चीज़ हो ना हो, एक चीज़ आप गारंटी से बोल सकते हो ना, पार्टिकल यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया वापस यहीं आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो। ए टू ओ से बी तक का टाइम कैलकुलेट करना है हमें। टाइम कैलकुलेट करना है बेसिकली, पार्टिकल ओ से ए पे जाएगा, ए से बी पे जाएगा। इस जर्नी का जो टाइम है उसी को बोला जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कैलकुलेट करना है। और उसके लिए मुझे ये पता चल गया कि इस जर्नी में वाई डायरेक्शन में इफेक्टिवली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जितना पार्टिकल ऊपर गया वापस नीचे आ गया। हाँ, एक्स में हुआ है, तो ये पता चल गया मेरे को। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है इस पर्टिकुलर मोशन के लिए, और वाई डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी पता है मेरे को, है कि नहीं? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन दैट इज यू साइन थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है वाई डायरेक्शन में कितना है, वो आपस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी, तो मैं इसे माइनस जी लिखता हूँ डाउनवर्ड को लेके। ठीक है, तो आप सेकंड इक्वेशन यूज़ कीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या होती है? वो होती है एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। लेकिन मैं इसे वर्टिकल डायरेक्शन में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आप पास जैसे ही डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, कि इस पूरे जहाँ से प्रोजेक्ट किया ओ से बी पाएगा, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ज़ीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, और ये एक्सेलरेशन आपके पास वर्टिकल में, एक्सेलरेशन वर्टिकल में कितना है? माइनस का जी। तो मैं इसे ए की जगह लिख देता हूँ माइनस का जी। तो ये माइनस का जी और ये टी का स्क्वायर। यहाँ से आप चेक करते हो तो टी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस ये एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिवाइड बाई टू कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टी। अब या तो ये वाली टर्म ज़ीरो होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज़ीरो नहीं हो सकता, तो फिर अंदर वाला पार्ट ज़ीरो होना पड़ेगा। अंदर वाले को ज़ीरो करो तो क्या बनेगा? वो बनेगा 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डिवाइड बाई जी, विच बेसिकली एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। हाँ, यू और जी की डायरेक्शन बेसिकली अपोजिट है। ठीक है, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आप ये बोलोगे सर माइनस लिख दूँ, मैं नंबर की बात करता हूँ, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो यहाँ पे जो ए वाई आएगा ना और यू वाई, इनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, तो आप माइनस नहीं लिखोगे, सिर्फ नंबर यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास ये आ गया। आप चाहो तो यू वाई की वैल्यू पुट कर दो, यू वाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई होगी कि सर ये फाइनली वेलोसिटी यू साइन थीटा आएगी, मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे यदि आप ओ से बी तक की जर्नी को है ना फर्स्ट इक्वेशन से भी सॉल्व करना चाहो तब भी आंसर सेम आएगा। यदि मैं ओ से बी तक की जर्नी की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स ए के थ्रू ही आएगी। फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो v इज इक्व टू यू प्लस ए टी, और ये इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ? ये मैं लगाऊंगा आपके पास y डायरेक्शन। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपके पास रहेगी u साइन थीटा, डाउनवर्ड है तो इसे मैं नेगेटिव लिख देता हूँ। इनिशियल कितना है? u साइन थीटा,
ये फाइनल है, ये इनिशियल है, स्टार्टिंग अपवर्ड और बाद में डाउनवर्ड, ये माइनस का जी और ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। इस पार्ट को उधर भेजो तो ये बनेगा जी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टी, ये बन जाएगा 2u साइन थीटा। क्या आंसर सेम आ रहा है? बिल्कुल, आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और दूसरी यहाँ जर्नी आइडेंटिकल हो जाएगी। देखो जैसे ए पॉइंट पे पहुँचती है ना, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतने टाइम नीचे आने में लगेगा। तो आप पास ओ से ए तक का टाइम कैलकुलेट करके आप डबल कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। अब अपन आगे की बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में अब अपन बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। किसकी बात करते हैं? मैक्सिमम हाइट कितना होगा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वाई डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिपेंड करेगा, और जो मैक्सिमम हाइट है ये तो बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो इस केस में तो आपको पता है जब पार्टिकल फाइनली वाई डायरेक्शन में ऊपर जाना बंद होगा तब तक की हाइट की बात की जा रही है। तो यदि आप पीक पॉइंट तक की बात करते हो तो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? 0। अच्छा, कुछ बोलोगे सर फाइनल 0, तभी आपने कुछ और बोला। अभी मैं कौन सा मोशन कंसिडर कर रहा हूँ? ओ से ए तक का इतने ही मोशन कंसिडर कर रहा हूँ। तो ओ के पैरामीटर इनिशियल होंगे और ए के पैरामीटर फाइनल होंगे, इसलिए मैंने फाइनल वेलोसिटी वाई में 0 लिखी। कन्फ्यूज मत हो जाना ऊपर वाले माइनस यू साइन थीटा से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास वाई डायरेक्शन में कितनी है? वो है यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन हमें पता ही है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? वो है माइनस का जी। तो क्यों नहीं मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ। मेरा सारा डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए, इतनी सी जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई डायरेक्शन में वही मैक्सिमम हाइट एच होगा। अपवर्ड में मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और वाई डायरेक्शन यूज़ कर रहे हो तो अब आप एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो इवन वेक्टर को प्लस माइनस से हैंडल किया जा सकता, आई कैप जे कैप की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो फाइनली ये रहेगा 0 यू वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन माइनस का जी, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट ये कैपिटल एच। तो कैपिटल एच कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर वाई अपॉन ट्वाइस ऑफ जी। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल, एक्सेलरेशन वर्टिकल, लेकिन ध्यान रखना दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब फिर से ये माइनस साइन यूज़ मत करना, हम यहाँ पे नंबर यूज़ करेंगे जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको चाहिए, एक काम कीजिए यू वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यह जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ जी। चलेगा, तो हमें इस तरीके से मैक्सिमम हाइट भी मिल गई। अब रेंज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट और आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की थी। मैक्सिमम रेंज के अंदर या तो हॉरिजॉन्टल रेंज में मैं लिख सकता हूँ मेरे पास कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, वो भी एक्स डायरेक्शन में, वही हमारे पास मैक्सिमम रेंज होगा, यही पता करना है। ठीक है, तो यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर में रेंज पता करनी है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इक्वेशन लगाए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो एक्स में 0 है, तो स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम आ जाएगा। ठीक है, स्पीड कितनी है? वो है आपके पास यू कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में इतनी है। और टाइम बोले तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? वो होता है आपके पास 2 टाइम्स यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, यही था। तो रेंज कहीं ना कहीं मेरे पास ये आ गई 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज साइन 2 थीटा। तो ये बनेगा यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारे पास इस नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। थोड़े से रेंज को फॉर्मूले को और बढ़िया तरीके से देखते हैं कि मैं यहाँ पे थीटा की जगह एक दूसरा एंगल लेता हूँ। लेट्स सपोज दैट एंगल इज थीटा डैश एंड इट इज सच दैट इट इज इक्वल टू द 90 माइनस थीटा। थीटा डैश किसकी इक्वल है? वो है 90 माइनस थीटा के इक्वल है। यानी एक एंगल यदि मैं अभी थीटा मैंने लिया 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा डैश में 60 की बात कर रहा हूँ। तो जो नई रेंज आएगी इस पर्टिकुलर एंगल पे, उसमें आर डैश लिख देता हूँ। तो वो क्या होगी? वो हो गया पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश डिवाइड बाई जी। नाउ लेट्स कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन आर एंड आर डैश। उसके लिए मैं थीटा डैश की वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ। जैसे ही थीटा डैश लिखूँगा 90 माइनस थीटा, इट विल बिकम 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा। बाहर 2 है ना, ये वाला 2, इस वजह से नीचे कितना जाएगा? वो रहेगा जी। अब आपके पास साइन 180 माइनस समथिंग कितना होता है? वो साइन की इक्वल होता है, साइन थीटा की इक्वल। तो ये बनेगा आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी एंड दिस इज बेसिकली आर। यानी कि मैं थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करूं या 90 माइनस थीटा, दोनों पे रेंज इक्वल ही आएगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? सपोज मैंने एक एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, ये लो पार्टिकल को थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, और इस थीटा की बजाय मैं एक दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे। किसके साथ? वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे। तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल हो गया? तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों पे रेंज इक्वल है। यहाँ जो रेंज है, यहाँ जो रेंज है, यदि स्पीड इक्वल ले रहा हूँ तो इन दोनों पार्ट पे रेंज इक्वल आएगी। यही पार्ट हमने अभी डेराइव। यहाँ पे हमारे पास ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन के कैलकुलेशन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट किस तरीके से वेरी कर रहा है ये टाइम के साथ हमें पता है, वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये पता है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कहीं ना कहीं पार्टिकल जिस प्लेन में जा रहा है, जैसे मैंने अभी एक्स वाई प्लेन बोला, तो एक्स और वाई के अंदर जो रिलेशन होगा इन्हीं दो वेरिएबल के साथ, तो उसे हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। तो यहाँ से हमें टाइम को कहीं ना कहीं से हटाना है। टाइम को हटाने के लिए आप सोचिए कि एक पार्ट कैसे करें। एक काम कर लेते हैं, ऊपर से टी की वैल्यू नीचे वाले में पुट कर देते हैं, टाइम हट जाएगा। तो ये बन जाएगा यू साइन थीटा, टी की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। चलेगा? बहुत बढ़िया है। माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मस्त है यहाँ तक सिचुएशन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास आ गई, यू से यू कट गया, तो ये बन गया हमारे पास एक्स टेन थीटा, देखते रहिए, माइनस ये 1/2। एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो सिचुएशन है यहाँ पे इसे ऐसा लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई जी ले लेता हूँ। कोई आपत्ति तो नहीं यहाँ पे? ठीक है। तो ये हमारे पास वैसे तो आंसर आ गया है, मतलब आप किसी भी फॉर्मेट में कहीं भी रोक सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक एक फॉर्मेट तो हमें दिख रहा है कि ऐसा कुछ है। मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अलग अलग फॉर्मेट में रख देता हूँ, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा मैं उसी फॉर्मेट में रखना चाहूँगा। एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि अपन एक्स टेन थीटा एक बार के लिए कॉमन ले लें। एक्स टेन थीटा कॉमन लेंगे तो ये जो सिचुएशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी 1 माइनस एक्स। ठीक है,
और नीचे वाला पार्ट क्या होगा वो चेक करिए, वो बनेगा 2u², ये बनेगा cos² थीटा, ये वाला जी तो है ये, और एक tan थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे cos² थीटा के मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा tan थीटा, जिसे मैं अगेन लिख सकता हूँ sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। चलेगा इस तरीके से, एक cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो ये पार्ट कहीं ना कहीं ऐसे दिखने लग जाएगा, y = x tan थीटा 1 - x। ये देखो एक cos कटने के बाद में 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। तो क्या ये रेंज r के इक्वल आ गया? क्या है कि मेरा ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं यूज़फुल है, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। आपको अलग अलग फॉर्मेट में मिलेगा, बहुत सारे फॉर्मेट आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक फॉर्मेट काफ़ी यूज़फुल है, आप इसी के ऊपर फोकस कीजिए। तो ये आप पास ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आ गई इस नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है ना, कैसे कैलकुलेट किया क्या नहीं किया। एक्स और वाई के अंदर रिलेशन बता रही है ये इक्वेशन। अब आगे से कहीं ना कहीं इनसे कंपेयर करके भी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे। और इस इक्वेशन को यदि आप एक्स अंदर भेजते हो तो आपके पास ये जो इक्वेशन आती है वो बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है वाई और एक्स के अंदर। तो जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है वो पैराबोलिक फॉर्म में रहेगी। कोई आपत्ति तो नहीं है।